हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज में। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के सिविक्स का चैप्टर यानी सोशल साइंस है, जो कि चुनावी राजनीतिक यानी कि इलेक्टोरल पॉलिटिकल। ठीक है, ये चुनावी जो राजनीति जो चैप्टर है, आप देखो इधर ये एनसीईआरटी की बुक है और इधर मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार करे हैं। ये चीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है, यानी कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी है और हिंदी मीडियम वालों के लिए उनके लिए भी है। ठीक है, तो हर जगह बुक एक ही चलती है, तो बस उसी चैप्टर को यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर समझते हैं। और ये पूरी बुक है, पूरी बुक को दिया गया है, तो मैंने हेडिंग बाय हेडिंग इस तरफ सारी चीज़ों को निकाल के अलग से रख लिया है ताकि आपको आसानी से हर चीज़ें हेडिंग बाय हेडिंग समझाया जाए। ठीक है, मैं अब बताने के लिए है कि ये हमारा यही चैप्टर है, हम इसी चैप्टर को समझेंगे विद शॉर्ट में। ठीक है, चलिए आते हैं अपनी स्क्रीन को बड़ा करते हैं। ये देखो, ये हमारा चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का जो नाम है चैप्टर 3 इलेक्टोरल यानी कि पॉलिटिकल यानी चुनावी राजनीति। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया? बच्चे, आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 सिविक्स का एक बेहद जरूरी और मजेदार चैप्टर, जो कि चुनावी राजनीति है। ठीक है, यह अध्याय आपको यह समझाता है कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कौन लड़ता है और कौन जीतता है, और हम यानी जनता की इसमें से क्या भूमिका होती है। इस पूरे अध्याय को स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, जो कि एनसीईआरटी के अनुसार आसान भाषाओं में। चलिए आते हैं अपनी यानी कि पहले स्टेप यानी पहली हेडिंग पर। तो यहाँ पर हमारी जो पहली हेडिंग आती है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। ठीक है, यानी कि चुनाव क्यों जरूरी है। तो इस चीज़ को समझते हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं शॉर्ट में। इन चीज़ों को चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा नोट्स बनाने के लिए। यहाँ पर अगर हम यानी कि सोचिए, हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, सबके विचार में अलग अलग हैं। यानी कि अगर हर कोई खुद ही नेता बनना चाहे तो क्या होगा, यानी कि आप पूरे क्लास में सारे बच्चे हो और सारे बच्चे ही मॉनिटर बनना चाहें तो क्या होगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या आएगी। तो हम एक ऑप्शन चुनते हैं कि चलो भाई वोटिंग करा लेते हैं, चुनाव करा लेते हैं, जो जीतेगा, जो सबके हाथ में पास वोट मिलेगा, वही क्या कहते हैं मॉनिटर बनेगा। तो यहाँ पर आते हैं, इसलिए हम चुनाव कराते हैं जहां लोग अपने प्रतिनिधि यानी अपने प्रतिनिधि को चुन सके। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यानी कि चुनाव जरूरी है क्यों जरूरी है? जनता को विकल्प मिलता है, यानी कि जनता को ऑप्शन मिलता है कि बहुत सारी वैरायटीज़ के कैंडिडेट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कई सारे टाइप्स के कैंडिडेट हो, उसमें अच्छे भी बुरे भी। तो जनता यहाँ चूज़ कर पाती है कि हमारे लिए कौन बेहद ज़रूरी है और कौन हमारे लिए सबसे अच्छा काम करेगा। फिर इसके बाद आता है दूसरा, यानी कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह रहती है। कहने का मतलब है कि जिसे आप चुनोगे वो आपको उसको जवाब देना पड़ेगा। जनता आपसे सवाल पूछेगी तो उसको जवाब देना पड़ेगा, अगर नहीं दे पाए तो अगली बार वो आपको हरा देगी, वोट ही नहीं देगी। तो ये आपका है। सत्ता का शांतिपूर्ण बदलाव होता है, यानी कि जो हमारी सरकार उसमें नए नए चेंजेस होते हैं लेकिन शांतिपूर्ण यानी पीसफुल होते हैं। देश में स्थिरता बनी रहती है, यानी कि क्या, जिसे लिक्विडिटी बोलते हैं या स्टेबिलिटी बोलते हैं। तो देश पे स्थिरता बनी रहती है, यानी कि सरकार टूटती नहीं है बीच में, ये एक तरह से पैटर्न वाइज चलता रहता है। यानी कि चुनाव के बिना लोकतंत्र नहीं चल सकता। कहने का मतलब जिस देश में डेमोक्रेसी होगी वहाँ तो 200% वहाँ पर क्या होगा, यानी कि इलेक्शन होगा। बिना इलेक्शन के आप वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं ला सकते। अब यहाँ पर इंग्लिश में देख लो, इलेक्शन आर इम्पोर्टेंट ऑफ द बिकॉज क्यों पीपल गेट ऑफ द चूज गवर्नमेंट ऑफ द रिमेन ऑफ द अनकाउंटेबल पावर चेंज ऑफ द पीसफुली एंड डेमोक्रेसी रिमेन ऑफ स्टेबल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंग्लिश में आपके लिए ट्रांसलेटेड हैं। चलिए आते हैं नीचे। फिर इसके बाद हमारी दूसरे स्टेप आता है, क्या आता है, एक चुनाव को लोकतांत्रिक क्या बनाता है, यानी कि एक जो हमारा चुनाव होता है वो कैसे डेमोक्रेटिक बनता है। वोट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, तो कैसे है? अगर एनसीईआरटी के अनुसार देखो तो एक चुनाव तभी डेमोक्रेटिक माना जाता है या लोकतांत्रिक माना जाता है जब सबको बराबरी का अधिकार मिले, यानी कि 1 वोट 1 वैल्यू होनी चाहिए। किसकी? वोट की। कई उम्मीदवार चुनाव लड़ें। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, मान लो आपके पूरे क्लास में कोई दमदार एक बड़ा हट्टा कट्टा तगड़ा लड़का हो, वो भी अगर चुनाव में खड़ा हो जाए और अगर उसके अपोजिशन में कोई खड़ा होता है वो उसको मारे, तो कोई बच्चा वहाँ पर दूसरा बच्चा आके नहीं खड़ा होगा वो चुनाव लड़ने के लिए। इसी तरह यहाँ पर क्या होता है, यानी कि जो चुनाव हो कई उम्मीदवार चुनाव लड़ने चाहिए, ताकि हम तभी तो इसमें से कौन बुरा है कौन अच्छा है उनको चूज़ कर सकें। तो ये हमारे सामने ऑप्शन रहते, तो कई उम्मीदवारों का चुनाव लड़ना जरूरी, तभी यहाँ पर डेमोक्रेसी होगी। लोगों को सही जानकारी मिले। अब यहाँ पर रोल आता है मीडिया का, यानी कि आप जैसे देश में विकास हो रहा है तो कैसे पता चलेगा देश में क्या बना क्या नहीं बना। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें सही इन्फॉर्मेशन चाहिए। सरकार हमसे झूठ बोलेगी या ख्याली पुलाव बताएगी या फिर कागजों में सारी काम होंगे, रियलिटी में कुछ काम नहीं होगा। तो इस चीज़ के लिए क्या हमें सही जानकारी मिलना चाहिए। सही जानकारी का मतलब ये मीडिया से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि जो मीडिया है वो हमें सही इन्फॉर्मेशन दे। फिर यहाँ पर आते हैं
मतदान स्वतंत्रता और निष्पक्षता, ठीक है, निष्पक्षता लिखा है, ठीक है। तो जो यहाँ पर वोटिंग होनी चाहिए वो स्वतंत्र हो, यानी किसी के दबाव में ना हो, ना पैसे लेके वोटिंग हो, ये सारी चीज़ें। निष्पक्ष कहने का मतलब पूरी तरह से फेयर होना चाहिए। फिर आते हैं किसी का दबाव भी ना हो, यानी कोई पार्टी आपके ऊपर दबाव डाल रही कि आप हमें वोट नहीं दोगे तो हम आपको जीने नहीं देंगे, मार देंगे, कुछ भी करे, एक तरह से प्रेशराइज किया जाता है, तो ये चीज़ का प्रेशर ना हो। नतीजे असली वोटों पर आधारित हो, कहने का मतलब फेक वोट ना पड़े हों, ठीक है, वोटिंग करते समय या वोट डालते समय वहाँ पर फेक वोट ना पड़े हों, जो क्या कहते हैं रिजल्ट है वो असली वोटों पर बेस हो, ये सारी चीज़ें। अब इंग्लिश में आता है तो यहाँ पर इसलिए एन इलेक्शन एंड डेमोक्रेटिक ओनली इफ एवरीवन हैज़ इक्वल वोटिंग पावर देयर आर द रियल चॉइस वोटर गेट ऑफ द यानी करेक्ट इन्फॉर्मेशन वोटिंग इज़ फ्री एंड फेयर नो परचेस और द ट्रीट्स रिजल्ट ऑफ द रिफ्लेक्ट ऑफ द एक्चुअल वोट्स, ये सारी चीज़ें हैं आपके पॉइंट वाइज पॉइंट। फिर यहाँ पर स्टेप 3 में आते हैं, क्या है स्टेप 3 में हमारा यहाँ पर पढ़ना जरूरी है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा यानी पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए। जहाँ पर कंपटीशन होता है वहीं पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, यानी समस्याओं का निर्धारण होता है। निर्धारण का मतलब कहने का मतलब सल्यूशन होता है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, चुनाव में प्रतिस्पर्धा होना जरूरी, यानी पॉलिटिक्स में क्या होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, यानी कि कंपटीशन मेक इलेक्शन ऑफ द मीनिंगफुल बिकॉज क्यों, उम्मीदवार जनता की समस्याओं पर ध्यान देते हैं। कहने का मतलब है जैसे मान लो मैं क्या चुनाव में खड़ा हूँ, मेरे अपोजिशन में 2-3 लोग और खड़े हैं, मैं कहूँगा कि मैं यहाँ पर सड़कें बनवा दूंगा, तो दूसरा व्यक्ति आएगा कि मैं यहाँ पर सड़कें और नालियाँ दोनों बनवा दूंगा। तीसरा व्यक्ति आएगा कि भाई यहाँ सड़कें नालियाँ तो बन जाएंगी लेकिन मैं यहाँ पर सड़कें नालियाँ प्लस पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें कराऊँ। तो जहाँ पर 2-3 लोग होते हैं तो वहाँ पर ऐसे ऐसे ऑफर दिए जाते हैं जनता को, तो ये काम किसके फेवर में हो रहा है, ये जनता के फेवर में हो रहा है। इससे आम लोगों की समस्याओं का सलूशन मिलेगा। अब जैसे सिर्फ मैं ही वोट देता या मैं ही एक उम्मीदवार होता और मैं ही इलेक्शन लड़ता तो मैं काम करता या ना करता, क्योंकि चुनाव तो मुझे वैसे भी जीतना था क्योंकि मैं अकेले सिंगल था। इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पर क्या कि उम्मीदवार जनता की समस्याओं पर ध्यान देते हैं, यानी कि ठीक है, अब पार्टियां अपने वादे को पूरे करने की कोशिश करती, जो अभी आपको समझाया, जनता को सही विकल्प मिलता है, सही ऑप्शन मिलता है। अगर कोई प्रतिद्वंदी ना हो तो नेता मनमानी कर सकता है। वही बात है कि अगर कोई यहाँ पर यानी कि कोई अपोजिशन में नहीं है तो वो अपनी मनमानी का काम करेगा। फिर इसके बाद नीचे आते हैं, ये इंग्लिश में आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद आते हैं क्या है, यानी कि इलेक्टोरल सिस्टम, यानी चुनाव प्रणाली कैसी है, चुनाव का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो स्टेप बाय स्टेप है, इस चीज़ को समझते हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से, यानी स्टेप रूप से हम बताते हैं कि भारत में चुनाव कैसे होता है। तो यहाँ पर आते हैं नीचे, कैसे होता है, निर्वाचन क्षेत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनिस, यानी देश के छोटे छोटे क्षेत्रों में बढ़ जाता है, ठीक है, यानी सबका जो एक क्षेत्र होता है निर्वाचन क्षेत्र होता है, तो ये सबका अलग अलग क्षेत्र बढ़ जाता है और हर क्षेत्र में एक व्यक्ति चुना जाता है। यानी कि देखो मान लो जैसे कि ये एक सर्कल है, अब इस सर्कल को मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। हम सबको पता है कि यहाँ पर एक आदमी यहाँ से चुना जाएगा, एक आदमी यहाँ से चुना जाएगा, एक आदमी यहाँ से चुना जाएगा, एक आदमी यहाँ से, इन 4 जगहों से एक एक व्यक्ति चुना जाएगा। लेकिन इन चारों जगहों में से यहाँ 2-3-4 लोग खड़े होंगे, उनमें से एक जीतेगा, यहाँ 3-4 लोग खड़े होंगे, इस वाले में तो यहाँ से जीतेंगे। तो ऐसे होता है, तो हर चीज़ से यानी कि व्यक्ति एक जीतेंगे लेकिन 4-5 लोग खड़े होते हैं। अब यहाँ पर आते हैं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, यानी भारत में लोकसभा के लिए 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। यानी कहने के बाद जो भारत में लोकसभा का चुनाव होता है जहाँ से प्रधानमंत्री बनता है तो उसमें 543 मेंबर होते हैं। 543 में से आधे मेंबर की जरूरत पड़ती है यानी कि प्रधानमंत्री चुनने के लिए। हर क्षेत्र में केवल एक सांसद चुना जाता है, हर क्षेत्र में एक व्यक्ति होता है। अब यहाँ पर रिजर्वेशन समझ लेते हैं। रिजर्वेशन क्या है, SC ST समुदाय के लिए कुछ सीटें आरक्षित हैं ताकि उन्हें बराबर प्रतिनिधित्व मिले। कहने का मतलब ये है कि एक जो छोटी कास्ट के लोग हैं, अब जब शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने लायक थी कि भाई चुनाव कौन लड़ेगा, चुनाव जिसके पास पैसा होगा वही लड़ सकता है, और ऐसा जो पैसा होगा तो इसका मतलब हमेशा जो बड़े लोग हैं वही बड़े पदों में रहेंगे। तो इस वजह से रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया ताकि छोटी कास्ट के लोगों को भी उनको बराबरी में लाया जाए और उनको उनके अधिकारों का क्या हो, संरक्षण हो, ठीक है, प्रिजर्वेशन हो। तो यहाँ पर इस सिस्टम को लाया गया। जो एक ज़्यादा क्षेत्र, जहाँ जिस क्षेत्र में मान लो SC ST के लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ हमेशा कौन सा व्यक्ति, हमेशा SC ST का व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा, ठीक है। वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति आके चुनाव नहीं लड़ सकता, हमेशा SC ST के ही 4-5 मेंबर खड़े होंगे और उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति जीतेगा। तो इस वजह से यहाँ पर रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया है। फिर इसके बाद नीचे आते हैं,
अब यहाँ पर क्या आते हैं मतदाता सूची, ठीक है। मतदाता सूची इसमें यहाँ कैसे बात है, तो यह मतदाता सूची नहीं, वोटिंग लिस्ट कैसे हो यहाँ पर, यानी कि आपको वोट डालने के लिए एक वोटिंग लिस्ट होती है, आपको वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो हर चुनाव से पहले सरकार एक मतदाता सूची तैयार करती है जिसे इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें सभी योग्य मतदाताओं के नाम होते हैं, यानी कि जिसकी एज 18 साल होगी उसका नाम होगा इस लिस्ट में। तो यहाँ पर पहली बात तो भारत का नागरिक हो, और दूसरा क्या 18 वर्ष की उसकी उम्र हो या उससे अधिक होती है, ये दो चीज़ें होनी चाहिए, तभी आपका किस में नाम होगा, यानी कि वोटर लिस्ट में नाम होगा, और तभी आप वोट डाल सकते हैं, और तभी आप क्या लड़ सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं। चलिए आते हैं उम्मीदवारों का नामांकन, ठीक है। नामांकन का मतलब है यानी कि नॉमिनेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि उम्मीदवारों का नामांकन यानी नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, कैसे आप फॉर्म भरेंगे ताकि आप क्या कहते हैं चुनाव लड़ सकें। तो यहाँ पर उम्मीदवारों को नामांकन फॉर्म भरना होता है, और यहाँ पर शिक्षा यानी क्या आपकी जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म में आपको डेटा फिल करना पड़ता है, अपना डेटा देना पड़ता है। कैसे कि आपकी शिक्षा कहाँ है, आपने कितनी पढ़ाई की है, दूसरा आपकी पैसे कितने, संपत्ति कितना है, तीसरा आपराधिक मामले यानी कि आपके पास हत्या के आरोप तो नहीं चल रहे, आपके कोर्ट में कितने केस, इन सब की जानकारी चुनाव आप लड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें कहने का मतलब ये नहीं कि आप केस चल रहे थे चुनाव लड़ सकते हैं, आपके केस चल रहे हैं फिर भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्म भरते समय ये सारी जानकारी फिल करनी होगी, ये ठीक है। इसी वजह से इसकी जानकारी देना अनिवार्य है। फिर स्टेप 7 में आते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है चुनावी प्रचार, ठीक है। ये प्रचार वाला सिस्टम आपने देखा होगा कि गांव घर में शहरों में बड़े बड़े ये हूटर आते हैं, ठीक है, साउंड बाजे से आते हैं, ये अपना प्रचार करते हैं पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ये सारी चीज़ें। तो प्रचार की जो अवधि होती 2 सप्ताह होती है, यानी कि 2 हफ्ते होती है। पार्टियां यहाँ पर रैलियाँ करती हैं, ठीक है, पोस्टर लगाती हैं, टीवी रेडियो से प्रचार करती हैं। आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका, रैली का आप निकालो, पोस्टर लगाओ, टीवी रेडियो में प्रचार करो, सोशल मीडिया से मैसेज फैलाओ, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन ये भी बात है कि आप नफ़रत फैलाने वाला प्रचार गैर कानूनी होगा, अगर यहाँ पर किसी से भड़काऊ आप बयानबाजी नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें होंगी, इससे समाज में नफ़रत नहीं फैलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर इसके बाद आते हैं वोटिंग का दिन आता है, ठीक है। अब ये स्टेप 8 आता है यानी कि पोलिंग डे, तो यहाँ मतदान का दिन आता है जब वोटिंग पड़ती। तो वोटिंग पड़ने वाला सिस्टम कैसा होता है, तो मतदान केंद्रों में ईवीएम मशीन से वोट डाले जाते हैं, और हर वोट क्या होता है, सीक्रेट होता है। मतदाता अपनी उंगली पर स्याही लगवाते हैं, ठीक है, यानी स्याही लगवा, ताकि वो स्याही क्या कहते हैं आपके हाथ में लगा दी जाती है ताकि वो छूटे ना, वो लगभग 48 घंटे नहीं छूटता, फिर इसके बाद छूट जाता है, तब तक वोटिंग हो जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि आप दोबारा वोट ना डाल पाएँ। फिर इसके बाद नीचे आते हैं वोटों की गिनती, ये भी देख लेते हैं वोटों की गिनती कैसे होती है। वोटों की गिनती होती है तो यहाँ पर होता है नतीजों की घोषणा एक ही दिन की जाती है, ठीक है, और जिसके सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही क्या जाता है, विजेता हो जाता है, जीत जाता है। इसे फास्ट पास द पोस्ट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। वोट ऑफ द काउंटेड इन द सिंगल डे ओवर ऑफ द गेट ऑफ द हाईएस्ट वोट विनर्स, यानी कि उसी को विनर घोषित कर दिया जाता है। फिर इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर आते हैं क्या, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग क्या है, तो एनसीईआरटी से बहुत इंपॉर्टेंट बताता है, क्या बताता है, ये कहता है कि भारत का चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। कहने का मतलब इस संस्था में कोई बाहरी दबाव और प्रेशर नहीं रहता है, ठीक है। यह चुनाव करती है, आचार संहिता लागू करती है, ठीक है। आचार संहिता मतलब कहने का मतलब ये है कि एक सीमित दायरा लागू करती है आप लोगों के लिए। ईवीएम की सुरक्षा को देखती है और नतीजे भी घोषित करती है। इसके इतने सारे काम, ये सारे काम करके चुनाव को घोषित करती है। कोई भी सरकार चुनाव आयोग के काम में दखल नहीं दे सकती। कहने का मतलब है कोई भी सरकार हो, कोई भी कैसे भी कितनी भी ताकत हो, लेकिन चुनाव आयोग के काम में वो दखल नहीं दे सकते। फिर इसके बाद आते हैं आचार संहिता, ये भी आपको समझा देते हैं क्या होता है। आचार संहिता क्या है, तो चुनाव के दौरान पार्टियां कुछ नियम मानने पड़ते हैं, यानी कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। सरकार कोई नई योजना घोषित नहीं कर सकती, नफरत फैलाने वाले भाषण नहीं दे सकती, पैसे या सामान बांटना मना है, यानी पैसा और सामान भी नहीं बांट सकते, और मतदान केंद्रों पर भीड़ जमा नहीं कर सकते। कहने का मतलब जहाँ पर पोलिंग बूथ है तो वहाँ पर आप भीड़ नहीं लगा सकते। फिर इसके बाद नीचे आते हैं
स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनावों की चुनौतियाँ क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताते हैं कि पैसे का गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। अपराधियों का चुनाव लड़ना, ये भी बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ हो जाती हैं। फिर इसके बाद वोटरों पर दबाव बन जाता है और गलत जानकारी फैलाना, ये भी हो जाता है। और फालतू का यानी कि प्रचार खर्चा इसमें भी ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। चुनाव में सुधार क्या कर सकते हैं, ये भी देख लो। तो चुनाव में जो सुधार करना, भारत के कई सुधार लागू किए हैं। जैसे उम्मीदवारों की जानकारी वेबसाइट पर दे दी जाती है, ईवीएम वाला सिस्टम कर दिया है जिसे वीवीपैट बोलते हैं, ठीक है। प्रचार खर्च की सीमा भी सीमित कर दी गई है कि आप इससे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते। अगर ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे मतलब कि आप वोट खरीद रहे हैं, ठीक है, किसी को पैसे दे के वोट ले रहे हैं, ये सारे सिस्टम होता है। फिर इसके बाद आते हैं, चुनाव आयोग को अधिक से अधिक अधिकार मिलता है इन सारी चीज़ों में। फिर इसके बाद आते हैं, अब इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है। अगर चुनाव सही हो तो देश सही चलता है, अगर चुनाव गलत हो तो लोकतंत्र खत्म हो जाता है, यानी डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। तो इसी वजह से चुनाव पूरे ईमानदारी से होना चाहिए। ये था आपके साथ चैप्टर, यानी कि जो चुनावी राजनीति रैलियाँ थी, इसको बहुत शॉर्ट में बता दिया गया है। मैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा ताकि आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा और रट जाएगा जुबान पे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।